सो गया दिल मेरा धड़का था। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम और हमारे लोग जिस संघर्ष और मेहनत से अपने को मजबूत करने में निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, उसके पीछे जो ताकतें कमज़ोर कर रही हैं वह समझने की ज़रूरत है। और उनको समझने के लिए हमें जो हमारा बौद्धिक वर्ग है उसको एक ऐसे रास्ते की ज़रूरत है जिस रास्ते के ज़रिए वो सही दिशा तक पहुंच सके। अक्सर देखने में आता है कि बहुत सारा बौद्धिक वर्ग लकीर का फ़कीर बना हुआ है। लकीर के फ़कीर बने रहने से जो परंपराएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, वह आपको निरंतर अपने में दबोचे रहेगा। ऐसे ही हालात के लिए आप उसी हालात में रहें, नाना प्रकार के भय, नाना प्रकार के प्रलोभन, नाना प्रकार के डर दिखा करके निरंतर आपको वही फंसाए रखने का प्रयास जारी है। और वह प्रयास उन ताकतों द्वारा जारी है जो लंबे समय से उन्हीं हथियारों से आप पर राज्य कर रही हैं। उन्हीं अपने जो व्यवस्थित उनके जो हथियार हैं, जो सिस्टम है जिसको आप एक परंपरा माने बैठे हुए हैं, वह आपके लिए बहुत ही अलग तरह से एक ऐसा व्यवस्था दी हुई है जिससे आप इधर से निकलते हैं वहाँ फंस जाते हैं, इधर से निकलते हैं वहाँ फंस जाते हैं, आप उधर से निकलना चाहते हैं वहाँ फंस जाते हैं। कहीं न कहीं आपको घेर करके उसी सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाता है। और हमारे बहुत सारे चिंतकों ने, विचारकों ने हमेशा इसी बात की परिचर्चा की है कि कैसे पूरा जो समाज है एक ऐसे पटल पर आए जहाँ प्रेम हो, जहाँ लगाव हो, जहाँ आदर हो, जहाँ सम्मान हो, जहाँ कुटिलता न हो, जहाँ लोभ लालच न हो, जहाँ त्याग हो। ऐसे समाज निर्माण के लिए हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि वही बुद्ध के आदर्श थे, वही जितने भी हमारे पूर्वज ऋषि मुनि और जो समाज सुधारक हुए हैं, सबका यही आंदोलन रहा है। लेकिन उसी के बीच में ऐसे सिस्टम को डाल दिया गया है कि जो आपको विश्वसनीय लगता है लेकिन होता विश्वसनीय नहीं है। और उस विश्वास और अविश्वास के तहत आपको फंसा करके एक बहुत ही भयावह दौर में खींच करके ले जाया जाता है और जहाँ से आपको निकलने नहीं दिया जाता। अब ये अद्भुत किस्म का खेल है, ये अद्भुत किस्म की पीड़ा है, ये अद्भुत किस्म का तौर तरीका है। ये कोई जो बाहर वाला है वो नहीं कर रहा है, तो आपके ही भीतर ऐसे लोगों को पैदा कर दिया है कि जो इस विश्वास को टूटने ही नहीं देते, इसको निरंतर एक जकड़ बनाए हुए हैं। अब उनकी जकड़ के पीछे का जो स्रोत है वो क्या है, वह निश्चित तौर पर हमारे समाज में जो लंबे समय से व्यवस्था बनी आई है, जिन संसाधनों से, जिन तरीक़ों से लोगों ने जनता को गुमराह किया है,
जनता को ठगा है, जनता पर शासन किया है, जनता पर राज्य किया है, उसको उसी हथियार का इस्तेमाल इस समाज के लोग भी आरंभ कर दिए हैं। अब समस्या ये है कि आप बाहरी से तो लड़ सकते हैं, अंदर से कैसे लड़ेंगे? तो अंदर की जो एक ओवरहालिंग कहिए या सिस्टम का जो रिफॉर्मेशन कहिए, वो करने के लिए हमारे पूर्वजों में बहुत सारे ऐसे नाम हैं, कोई एक दो नाम नहीं है। वो जो वैज्ञानिक और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं वो असंख्य हैं, बहुत नाम है। अगर आप बुद्ध से ही शुरू करें तो उनके बाद जितने भी आपको समाज सुधारक दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं, उनकी सबकी यही पीड़ा थी, सबकी यही चिंता थी कि समाज की जो एक अव्यवस्था है, कैसे वो एक नए स्वरूप में, नए रूप में वो व्यवस्थित हो और उससे लोग एक नए तरह से एक अपने वैज्ञानिक तरीके से देश का, समाज का और निजी निर्माण कर सकें, विकास कर सकें। आज हम देखते हैं कि हम देखते रहते हैं दूसरों की तरफ। प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं और जो हमारी तमाम ऐसी पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं, उनका आज के समाज से कोई सरोकार नहीं है। कोई उनका जो, चाहे वो कला संस्कृति हो, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे किसी भी तरह की चीज़ हो, कि इस मुल्क की जो खूबसूरती है कि इसके विभिन्न हिस्सों में विभिन्न तरह की ऋतुएं समय समय पर रहती हैं और उसमें अनेकों तरह की प्राकृतिक फसलें, फल, फूल और तमाम तरह की चीज़ें उत्पन्न होती रहती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों का हमारे पूरे समाज ने इस्तेमाल करके अब तक जो देश और व्यवस्था सिस्टम से वो बने रहे, उसमें लगे रहे, वो सारी चीज़ें हमारी संस्कृति की हिस्सा है। जैसा कि हम जानते हैं, समय समय पर जो आंदोलन हुए, जो इस मुल्क पर राज्य करने लोग आए, जिन लोगों ने इस मुल्क को मूल रूप से, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनकी सहजता, उनकी सादगी, उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनकी ईमानदारी को किस तरह से निरंतर बार बार धोखा दिया गया, और वो आज तक क्रम जारी है, वो क्रम आज तक जारी है। उनकी जो शिक्षा पद्धति है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो कलाएं हैं, उनका जो रहन सहन है, उनका जो समाज है, उनका जो समाज शास्त्रीय स्वरूप है, और वो निश्चित तौर पर हमें दिखाई देते हैं कि अविकसित हैं। लेकिन वो जिन परिस्थितियों में, जिन स्थितियों में वो अपने जीवन को जी रहे हैं, उस पर उनका जो पूरा एक स्वरूप है, उसको किस तरह से भयावह कर दिया गया है, उसकी कथा हम जब जानने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही एक विचित्र। अभी हम एक इंटरव्यू पढ़ रहे थे, एक साक्षात्कार पढ़ रहे थे, जो बहुत ही ऐसे ज़मीन से निकल कर के आए थे। श्री माता प्रसाद जी, जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे और जौनपुर जनपद से कई बार वो विधायक रहे और MLC रहे, मिनिस्टर रहे। तो उनकी जो कथा है कि वो जहाँ से शुरू करते हैं, वो अद्भुत कथा है कि वो ऐसे परिवार से में जन्म लिए थे जहाँ अगर वो रोज़ की आमदनी ना हो, कमाई ना हो, मेहनत ना हो, तो वो जीवन चलना दूभर था। कैसे कैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, फिर धीरे धीरे उन्होंने समाज सुधार का काम किया। फिर लोगों ने देखा कि उनकी जो कर्तव्य शिक्षक बने पढ़ लिख करके, फिर समाज में जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी,
जो लोग मरे हुए पशुओं के मांस खाते थे और जो और तमाम इस तरह की चीज़ें थी, उसका उन्हें विरोध भी सहना पड़ा। खास करके उसी समाज की औरतों ने उनका विरोध किया कि वो उनके जो सिस्टम में घुस रहे हैं उसको गलत बता रहे हैं। और उनकी बात सही थी कि वो बीमारी का जड़ था। मृत पशु के मांस का भोग करना वो एक बहुत विचित्र सी स्थिति थी। तो अभी वो जो सारी स्थितियां हैं वो कहीं गई नहीं है। तो हमें लगता है कि एक जो हम सिलसिला शुरू करने वाले हैं, जो बातचीत शुरू करने वाले हैं, उसको इन्हीं सारे संदर्भों से ले करके हम एक अपने समाज को जागरूक करने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं जैसा कि पहले भी आपसे कहता आया हूँ कि हम लोग छोटी छोटी बातचीत के ज़रिए इस तरह के आयोजन संपादित करेंगे। तो आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, फिर आपसे आगे बात करूँगा अपने दूसरे वीडियो में। तो नमस्कार।